चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एनपीओ चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग और उस फंड बेस्ड अकाउंटिंग की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हमें समझना है। एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके हिसाब से हम करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैं मान लेता हूं कि ये है दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, बंगला साहिब। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये बंगला साहिब है। मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, बंगला साहिब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डेली 1000 ऑफ पीपल जाते हैं और वो आके यहाँ पे डोनेशन देते हैं। तो जो बंगला साहिब को डोनेशन मिला, ये हमारा एक सिंपल जनरल डोनेशन होता है। बात समझ में? और जनरल डोनेशन को बंगला साहिब किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, उसकी डेली एक्सपेंसेस के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है। कौन? बंगला साहिब। लेकिन हुआ क्या कि बंगला साहिब खुद भी चाहता है कि हम यहाँ पे एक स्पेस ले और यहाँ पे ना एक बिल्डिंग तैयार करें। अच्छा, उस बिल्डिंग में होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग ना एज अ ऑर्फनेज के तौर पे हम यूज करेंगे। जो गरीब बच्चे होते हैं या फिर जो गरीब बुजुर्ग घूमते रहते हैं सड़कों पे, उनको हम यहाँ पे रहने के लिए एक रैन बसेरा बनाएंगे। ठीक है, तो बंगला साहिब ने क्या करा कि जो भी इनको पैसा मिलता था उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा वो उठा के एक अलग से अकाउंट बनाया उन्होंने और उसके अंदर वो डालते रहे। बात समझे? तो बच्चे, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी स्पेसिफिक काम के लिए, चाहे वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, बात समझे, यानी कि कोई फिक्स्ड एसेट्स के लिए हो या फिर किसी और पर्पस के लिए हो सकता है। बात समझ में? ठीक है, तो अगर उसके लिए उन्होंने कोई अलग से पैसे इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए वो एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और वहां पे एक उसके नाम से एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने कह दिया कि बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना है कि पैसा थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करना है। अब मान लीजिए कोई जनरल पब्लिक आई तो उन्होंने कुछ पैसा जनरल डोनेशन दिया, या फिर किसी ने आके कह दिया कि मैं 5 लाख का डोनेशन देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा डोनेशन जो है वो इस बिल्डिंग के लिए यूज हो। बात समझ में? तो जो जनरल डोनेशन आएगी वो तो किसी भी काम से यूज हो जाएगी, लेकिन जो पैसा हमें स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए मिलेगा उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, हमें ये पॉइंट समझना है। ठीक है, तो बच्चे एक पॉइंट समझना कि जो भी जनरल डोनेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम का पार्ट बन जाती है, इनकम बन जाता है वो, और उसको वो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें पैसा मिल जाता है या फिर हम कोई स्पेसिफिक पर्पस से कोई पैसा अलग से इकट्ठा करने लग जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक तरीके से बर्डन बन जाता है, एक लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि अब वो डोनेशन का पैसा, जितना भी बिल्डिंग के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अब तक जितना भी पैसा ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है उसको हम किसी और पर्पस से यूज नहीं कर सकते हैं, हमें स्पेसिफिकली उससे बिल्डिंग ही बनानी होगी। बात समझ में? तो हमें ये पॉइंट समझना है और इसकी अकाउंटिंग समझनी है। तो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। एक डोनेशन क्या है, एक तो है जनरल डोनेशन मिल रहा है, आप किसी भी पर्पस से यूज करो। एक हमें स्पेसिफिक डोनेशन मिला जो कि एक बिल्डिंग के लिए मिला है। बात समझे? जरूरी नहीं कि बिल्डिंग के लिए ही मिले। ठीक है, मान लीजिए गुरुद्वारे में भंडारा डेली होता है, डेली पर्पस मतलब डेली बेसिस पे होता है। लेकिन मान लीजिए कि गुरुद्वारे में कहा गया कि भैया हमने एक बहुत बड़ा जागरण करने वाले हैं। ठीक है, जिसके लिए काफी पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो कई लोग आए और उन्होंने आके डोनेशन दिया और कह दिया कि उस जागरण के लिए हम पैसा दे रहे हैं। पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, तब आपको जाके एक दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। वो जागरण वाला जो स्पेसिफिक फंड हमने बनाया है प्लस जो बिल्डिंग के लिए हमने स्पेसिफिक फंड बनाया है, इन दोनों में ही बड़ा फर्क आएगा। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग भी डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी वो भी हम कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। बच्चे, जो पैसा हमें बिल्डिंग के लिए मिल रहा है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि कुछ पैसा हम जागरण के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिख दिया क्या कि कुछ हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए, कुछ पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं जागरण के लिए। अभी मेरा फिलहाल आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग समझना और उसका आंसर करना। ठीक है, बाद में जब अकाउंटिंग करेंगे तब चीजें आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 10 CR, कितना? हमने 10 CR जो है वो बिल्डिंग के लिए इकट्ठा कर लिया और जागरण के लिए हमने 70 लाख जो है हमने इकट्ठा कर लिया। किसके लिए? जागरण के लिए, क्योंकि काफी बड़ा हम जागरण करवाने वाले हैं। ठीक है, बंगला साहिब वाले जो है वो काफी बड़ा जागरण करवाएंगे। अब एक पॉइंट समझना कि बच्चे, जब बिल्डिंग के लिए हमने पैसा इकट्ठा करा,
हम जब बिल्डिंग बनाने लग गए, बात समझे, जब हमने बिल्डिंग के लिए पैसे इकट्ठा करा तो 10 करोड़ रुपए नजर आ रहे हैं, और जब हमने बिल्डिंग बनानी शुरू करी, और मान लीजिए ये जो हमारा 10 करोड़ है, ऑब्वियसली जब बिल्डिंग बनाएंगे तो यहां से पैसा खर्च होना शुरू हो जाएगा। मैं मान लेता हूं यहां से 8 लाख रुपए खर्च हो गए, सॉरी 8 CR, 8 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ठीक है बच्चे, 10 में से जब 8 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे तो क्या पैसा अब हमारे पास बचेगा? नहीं, पैसा नहीं बचेगा, लेकिन पैसे के बदले में हमारे पास एक बिल्डिंग आ जाएगी, एग्जिस्टेंस में एक बिल्डिंग आ जाएगी। बात समझ में? तो याद रखना कि जब किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी फिक्स्ड एसेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसके अगेंस्ट में? फंड के अगेंस्ट में। जो भी पैसा हमें मिला है उसके अगेंस्ट में अगर कोई हमारे पास कोई बिल्डिंग आ जाती है, कोई फिक्स्ड एसेट आ जाता है, तो उसकी कैलकुलेशन हम अलग करेंगे। और सेकंड पॉइंट, जो 70 लाख हमने इकट्ठा करा था जागरण कराने के लिए, मान लीजिए हमने जागरण करा और वहां पे कितना है, 70 लाख है, 65 लाख हमने खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया हमने खर्च कर दिया 65 लाख। 70 में से 65 लाख हमने खर्च कर दिया। बच्चे, जो पैसा मैंने 65 लाख खर्च कर दिया जागरण कराने के लिए, क्या अब उसके 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मैं देखूंगा तो वो 65 लाख का कहीं एग्जिस्टेंस हमें नजर आएगा? नहीं। क्यों? जागरण के लिए पैसे इकट्ठा करा था, जागरण हो गया, पैसा खत्म हो गया। बात समझे? अब एग्जिस्टेंस में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो याद रखना, इसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, और बदले में जब हम कुछ फंड बनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और बदले में हमारे पास कुछ रह जाता है, यानी कि कोई फिक्स्ड एसेट्स आ जाता है, तो इसकी अकाउंटिंग अलग की जाती है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया है, जब प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और समझने की कोशिश करें। चलिए बेटा, ये 2 एग्जांपल हमने लिखे हैं, इसको करने की और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जांपल 1 में लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है समझना। मैंने मान लीजिए हमारा एक स्टेडियम है, और स्टेडियम के अंदर ना मैच होने वाला है, आने वाले 1 महीने के बाद हम मैच करवाने वाले हैं वहाँ पे। तो उसके लिए हमने पहले से ही एक फंड बनाया था, और उसके अंदर कुछ पैसा हम इकट्ठा करे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि मैच होगा तो खर्चे होंगे, बाहर से कई सारे लोग आएंगे देखने के लिए, ठीक है, साफ सफाई करवानी करेगी और सारी अरेंजमेंट होगी, तो बहुत सारा खर्चा होगा। तो हमने उसके लिए एक फंड बना रखा था। तो उसमें पहले से लिखा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड ₹1 लाख। ओपनिंग बैलेंस का मतलब यह है कि पिछले साल से ही हमने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया था मैच फंड, और यह साल जब स्टार्ट हुआ तो हमारे पास पहले से 1 लाख रुपए का बैलेंस था। ठीक है, नेक्स्ट वन, अमाउंट रिसीव फॉर द मैच फंड। मैच फंड के लिए जो पैसा हुआ, मैच के लिए मुझे पैसा रिसीव हुआ है कितना? 60,000। यानी कि मैच के लिए ऑलरेडी एक फंड है हमारे पास। तो बच्चे याद रखना कि जो अब दोबारा हमें कोई डोनेशन रिसीव होगी, तो ये एनपीओ के लिए, यानी कि उस स्टेडियम के लिए ये इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इस 60,000 को हम किसी और पर्पस से यूज नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ एक ही पर्पस से यूज करेंगे, और वो क्या है? हमारा मैच के लिए। बात समझ में आई? तो बेसिकली जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। बात समझ में? तो बच्चे, ये जो 60,000 मुझे मिला है, मैं इस इनकम मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखूंगा, मैं इसको कहां पर लेके जाऊंगा? ये मेरे लिए एक तरीके से लायबिलिटी है, जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम बच्चे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं छोटा सा बना के आपको समझा देता हूं। यहां पे हमारा ये एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया, जिसमें ये है हमारा एक्सपेंडिचर साइड, ये है हमारी इनकम साइड। ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं होगा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी? बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या चीज आ जाएगी? बैलेंस शीट में ये आ गई हमारी एसेट साइड, ये आ गई हमारी लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड है वो कहां पर आ जाएगा? वो आ जाएगा बैलेंस शीट के यहां पे। किस नाम से बच्चे? ये आ जाएगा मैच फंड के नाम से, जो ऑलरेडी हमारे पास है। कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है। प्लस 60,000 हमको और मिल गया, तो वो पैसा भी आके यहीं पे ऐड हो जाएगा। कितना? ये आ जाएगा रिसिप्ट फॉर मैच फंड। कहता है कि अमाउंट रिसीव्ड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अमाउंट रिसीव फॉर मैच फंड, एमएफ मैंने लिख दिया। कितना? 60,000। अब वो कह रहे हैं एक्सपेंस ऑन मैच, जो टोटल पैसा खर्च हुआ है मैच में वो कितना हुआ है? 40,000। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे इन दोनों का टोटल करेंगे 1,60,000, और यहां से लेस कर देंगे कितना? मैच एक्सपेंसेस।
कितना एक्सपेंस हुआ बच्चे, खर्च हुआ है 1,40,000 और इसको हम लेस कर देंगे और लेस करने के बाद आ जाएगा 20,000 जो कि बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी के तौर पे नजर आता रहेगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। एक आधे क्वेश्चन ट्राई करेंगे फिर हम बुक के क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड। जब ईआई स्टार्ट हुआ था तो मेरे पास पहले से कितने का फंड है, 1 लाख रुपए का है मैच के लिए। कह रहा है अमाउंट रिसीव फॉर द मैच फंड, मैच फंड के लिए कितना पैसा मिल गया, 60,000 रुपए मुझे और मिल गए। कह रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट, एक मैंने नई चीज यहां पे ऐड करी है। क्या है ये नई चीज बच्चे, जब हम किसी चीज के लिए फंड बनाते हैं जनरली, मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फ्यूचर की स्टडी के लिए, फ्यूचर में आप और हायर स्टडीज करें तो हायर स्टडीज के लिए उन्होंने क्या करा है, एक प्रोविजन बनाया है, एक फंड बनाया है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा वो हर महीने सेव करते रहते हैं सो दैट कि आप जाके जब हायर स्टडीज करें और पैसे की नीड हो तो उस चीज को वो इजीली क्या कर सकें, अवेलेबल हो उनके पास इजीली फाइनेंस। ठीक है, तो हर बार थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं। तो बच्चे वो क्या पैसा बचा के घर में रखा जाता है, नहीं, उसके लिए जनरली क्या किया जाता है कि एक बैंक अकाउंट में एक सेविंग के तौर पे हम कहीं ना कहीं उस पैसे को रखते रहते हैं। बात समझें, ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी जब भी कोई पैसा मिलता है या फिर प्रॉफिट में से जब कुछ पार्टीशन करते हैं तो उसको यूं ही जनरली खाली माइनस करके या फिर कैश को वहां पे पॉकेट में नहीं रख लिया जाता है, उसके लिए एक बैंक अकाउंट हम खुलवाते हैं और वो पैसा ले जाके एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे डिपॉजिट कर देते हैं सो दैट कि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी साथ के साथ मिलता रहे। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर होगा। जो हमने मैच फंड बनाया था 1 लाख रुपए का, तो उसने रुपए का ही हमने एक इन्वेस्टमेंट भी कर दी थी। जरूरी नहीं कि सेम अमाउंट का भी, कम भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहां पे सेम भी लिखा है। ठीक है, कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड कितना है, 1 लाख। ड्यूरिंग द ईयर हमें अमाउंट रिसीव हो गया 60,000। कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, जितने का मैच फंड था हमारे पास उतने की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी 1 लाख। कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है मैच फंड इन्वेस्टमेंट में जो हमको इंटरेस्ट मिला है यानी 1 लाख के ऊपर 9,000 का मिला है। ठीक है, फिर आता है मैच फंड एक्सपेंस। जब हमने पैसा खर्च करा तो हमारी पॉकेट से टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है, 1,90,000। इस पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, समझना बच्चे, सबसे पहले क्या दे रखा है, मैं यहां पे दोनों अकाउंट बना के आपको शो करता हूं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, कहां पे क्या पॉइंट आ सकता है। यहां तो फिलहाल कुछ आएगा नहीं। दूसरा आती है हमारी बैलेंस शीट, ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स और ये हो गई लायबिलिटी। ये कह रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड है, उसको हम कहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले आ जाएगा यहां पे ओपनिंग बैलेंस मैच फंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना है 1 लाख। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अमाउंट रिसीव फॉर मैच फंड, मैच फंड के लिए रिसीव हुआ है तो हम यहां पे ऐड कर देते हैं अमाउंट रिसीव्ड, कितना 60,000। नेक्स्ट कह रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, वो बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। किस नाम से आ जाएगा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कितना 1 लाख। 1 लाख का हमने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। याद रखना बच्चे, अगर आपने कोई भी फंड बनाया है और उस फंड को आपने एसेट्स में कन्वर्ट कर रखा है यानी कहीं डिपॉजिट कर दिया, तो उस पे होने वाली जो भी इनकम होगी वो उसी फंड का पार्ट बनेगा, यानी कि यहीं पर ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है, 9,000। क्या कोई और इनकम है, नहीं, अभी तो कोई और इनकम नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं ऐड। ये कितना आ जाएगा, 1,69,000। आगे कह रहे हैं मैच फंड एक्सपेंस, कह रहा है कि जब हमने पैसा खर्च करा तो 1,90,000 का खर्चा हो गया। भाई मैं तैयार कितने के लिए हूं, मैं तैयार हूं सिर्फ और सिर्फ 1,69,000 के लिए, लेकिन जो एक्सपेंडिचर वो हो गया वो कितने का हो गया, 1,90,000 का। कितना ज्यादा हो गया, 70। ये आ जाएगा आपका 21,000, 21,000 रुपए ज्यादा खर्च हो गए। ध्यान से सुनना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहां से जो मैं लेस करूंगा वो मैं लेस कितना करूंगा बच्चे, मैं यहां पे लेस करूंगा मैच फंड एक्सपेंस।
मैच एक्सपेंस, खाली मैं मैच एक्सपेंस के नाम से डाल देता हूं, मैच एक्सपेंस कितना, मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ 1,69,000 ही माइनस कर सकता हूं, यहां पे आ जाएगा नील। सर बाकी का 21,000 कहां जाएगा? बच्चे जो एक्स्ट्रा 21,000 है, अब ये थोड़ा ना कह देंगे कि नहीं हम मैच नहीं करवा रहे, हमारे पास इतना पैसा नहीं आया, नहीं। अब जो उस स्टेडियम को जनरल डोनेशन मिला करती थी ना, जो कि स्टेडियम के लिए इनकम का पार्ट बनता था, वहां से अब उसको कंज्यूम किया जाएगा, यानी कि अब वो बाकी का जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में आ जाएगा मैच एक्सपेंस 21,000। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास फंड में पैसा कम रह जाता है तो उसको हम कहां पे चार्ज कर लेते हैं? हम उसको चार्ज कर लेते हैं कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एक बात बच्चे और याद रखना, आगे चल के गलती नहीं कर देना, क्या कि बच्चे ये जो मैच फंड एक्सपेंस है ये एक जनरल एक्सपेंस की तरीके से हम ट्रीट कर लेंगे इसको। जब मेरा ये फंड का पैसा जितना था सब यूटिलाइज हो गया तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसे हम जनरल एक्सपेंस की तरह यहां पे ट्रीट कर लेंगे। बात समझ में आई? ऐसा केस अगर मान लीजिए बिल्डिंग फंड में होता है तो वहां पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा उसे कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। सर ऐसा क्यों? बच्चे क्योंकि ये एक्सपेंस जो है इसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, ये ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है अक्रूवल बेसिस पे बनता है। बात समझ में आ गई? यानी कि जो एक साल का खर्चा है वो सब यहां पे आ जाएगा, इसे जनरल एक्सपेंस मानेंगे और इस साल में हम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग के टाइम पे ऐसा अगर हो जाता है तो बिल्डिंग का एग्जिस्टेंस हमारे पास रह जाएगा, एक एसेट हमारे पास तैयार हो जाएगा। बात समझे? तो उसको हम कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं मारते। बिल्डिंग को खरीदना या फिर बनाना हमारे लिए खर्चा नहीं होता, वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं। बात समझ में? और उसके ऊपर टाइम टू टाइम डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो याद रखना, अभी एक एग्जांपल उसका भी करते हैं। चलिए बेटा इस एग्जांपल को करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में यह है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड। कौन सा बिल्डिंग है ये? बच्चे वही वाली बिल्डिंग है जो स्टार्टिंग में मैं आपको कौन सा बता रहा था, बंगला साहिब वाला, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड, वहां पे हमें एक बिल्डिंग बनानी है ऑर्फनेजेस के लिए, ठीक है ना, एज अ ऑर्फनेज, ठीक है, ऑर्फन्स के लिए। बिल्डिंग फंड कितना दे रखा है? 20 लाख। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन हमको रिसीव हुई है, क्यों रिसीव हुई है? बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग फंड के लिए 15। 20 लाख पहले से थे हमारे पास, 15 लाख रुपए हमको और रिसीव हो गया। फिर गिवन है हमको ओपनिंग कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है? ये बच्चे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मालिक होते हैं, और जो मालिक होते हैं तो उनका जितना भी पैसा रहता है उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, ठीक है बच्चे। जितनी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो आपने 11th क्लास में पढ़ी हो या फिर 12th में आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे आगे चलकर, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो मालिक होते हैं उनके पैसे को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। कि अगर मान लो अकेला बंदा है तो आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि हाँ राम ने बिजनेस स्टार्ट करा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जनरली वो होता क्या है? राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन एक ही बंदा है तो नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो आप हर जगह क्या लिखोगे? ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल। क्यों? कई सारे पार्टनर हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किसकी बात चल रही है, ठीक है। आप आगे चल के कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें भी जो मालिक होते हैं, मालिक के पैसे को हम कैपिटल के नाम से ही जानते हैं। लेकिन हम एनपीओ के अंदर क्या करें? तो बच्चे एनपीओ के अंदर पहली बात तो ऑनर नहीं होते हैं, मालिक नहीं होता है यहाँ पे कोई, यहाँ पे होते हैं मेंबर्स। तो मेंबर्स का जितना भी टोटल पैसा इकट्ठा होता है, यानी कि एनपीओ का जितना भी टोटल पैसा होता है, ठीक है ना, उसको हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये वही कैपिटल फंड है कि जो कैपिटल फंड है एनपीओ का वो है 27 लाख रुपए का, ठीक है। आगे आता है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। टिल नाउ, अभी तक जो हम खर्चा कर चुके हैं बिल्डिंग के ऊपर वो 18 लाख रुपए का खर्चा कर चुके हैं। तो अब इसका अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? बच्चे हमें यहाँ पे सीधे सीधे बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो पॉइंट हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग फंड, ठीक है ना। कितना हमको गिवन है? हमें गिवन है 20 लाख रुपए का। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है? डोनेशन रिसीव, तो हम ऐड कर देंगे क्या, डोनेशन। डोनेशन कितना हमको रिसीव हुआ है?
बच्चे हमको रिसीव हुआ है 15 लाख का, तो हम 15 लाख यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा कोई और इससे रिलेटेड इनकम है नहीं, कोई और इनकम नहीं है, हम यहाँ पे कर देंगे कितना आ जाएगा 35 लाख आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल पैसा हमको कितना मिला हुआ है, हमारे पास कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है बिल्डिंग के लिए, तो 35 लाख का हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगला पॉइंट आता है हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड, तो हम यहां पे लिख देते हैं कैपिटल फंड। हमारे पास जो कैपिटल फंड है बच्चे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये एनपीओ है तो इसके आगे हमने वर्ड जोड़ दिया कैपिटल फंड, ताकि बुरा ना लगे देखने में। बात समझ में है? वहां पे मालिक होते हैं तो कैपिटल, भाई यहाँ पे मालिक नहीं है तो कैपिटल फंड के नाम से बोल दो। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कैपिटल फंड का अमाउंट कितना है। ये हमको दे रखा है 27 लाख का, यही है ना? हाँ जी यही है, 27 लाख का है हमारा कैपिटल फंड। आगे कह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग टिल नाउ। अब ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना। कह रहे हैं अभी तक हम खर्चा कितना कर चुके हैं 18, तो बच्चे यहां से हम लेस कर देंगे। कितना लेस कर देंगे? हम यहां से 18 लाख रुपए लेस कर देंगे। बचेगा कितना? 35 माइनस 18, यहाँ पे 17 बच जाएगा, तो 17 हमारा जो है आगे का बैलेंस निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे हम लिख देंगे 17 लाख। लेकिन एक पॉइंट समझना, मैंने माइनस के आगे भी कुछ नहीं लिखा है। पहली चीज बच्चे, ये जो मैंने 18 लाख मैंने यहाँ पे करा है, इसे मैं क्या मान के चलूं? खर्चा हो गया मेरा। खर्चा तो तब मानूंगा ना जब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, कल परसों वो कहीं नजर ना आए, है ना? लेकिन यार 18 लाख रुपए खर्च करने के बाद मेरे को सामने बिल्डिंग खड़ी हुई नजर आ रही है। बात समझ में है? तो सबसे पहली चीज कि इस 18 लाख को जो एक बिल्डिंग एग्जिस्टेंस में आ गई, तो मेरे लिए एक एसेट तैयार हो गया, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में वो नजर आएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं एसेट्स, यहां पे आ जाती है क्या? लायबिलिटी। और ये हमने कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो एसेट्स में एक चीज तैयार हो गई जिसका नाम क्या है? बिल्डिंग। एक बिल्डिंग हमारे पास तैयार हो गई और इसे हम डाल देते हैं WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस सेम चीज होती है। कितने रुपए की बिल्डिंग अभी तक हमारे पास तैयार हो चुकी है? जितने रुपए मैंने खर्च कर दिए, यानी कि 18 लाख, 18 लाख रुपया। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। फिर से सुनो, अच्छे से सुनना भाई। जब हम बिल्डिंग की बात करेंगे, सर पहले आप तो आपने नहीं करा था। बच्चे पहले हमने इसलिए नहीं करा था क्योंकि वो पैसा खर्च हो गया। बात समझ में? अब उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के लिए जो मैंने पैसा खर्च करा है उसका एग्जिस्टेंस मेरे पास आके तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए उसे मेरे को बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना पड़ेगा। साथ के साथ बच्चे, आपने बैलेंस शीट के एसेट्स में तो लिख दिया, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों पे इक्वल इफेक्ट पड़ता है। थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे। बच्चे, ये जो 18 लाख रुपए है, इसका मैं नाम क्या लिखूं? ये यहां से तो माइनस हो रहा है, तो इसे लिखेंगे अमाउंट। ये जो है वो ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल फंड में। कैपिटल फंड में 18 लाख ट्रांसफर हो जाएगा और यहां पे आके ये ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एसेट्स आपका जो इंक्रीज हुआ है, कायदे में एक तरीके से ये किस चीज का पार्ट बन जाता है हमारा? ये कैपिटल फंड का पार्ट बन जाता है। क्योंकि अब वो जो एक एसेट तैयार हो गया है आपके पास, उसके ऊपर किसका राइट होगा? तो कैपिटल फंड वालों का राइट होगा, यानी मेंबर्स का ही एक तरीके से होगा। ठीक है ना? तो कैपिटल फंड के अंदर हम ऐड कर देंगे क्या? यहां पे हम लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम। कहां से ट्रांसफर होकर आया है? ये निकल के आया है हमारा बिल्डिंग फंड से। अमाउंट कितना आ जाएगा? 18 लाख। और ये दोनों ऐड होके हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 में। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगी तो प्लीज आप एक बार चेक कर देना। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जो भी हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके रिगार्डिंग, वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चे?